हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो जो कि डिस्कशन करेंगे ओबीजी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा आज का मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज, यानी कि जो कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाती हैं उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन टीनेज प्रेगनेंसीज। तो देखिए डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं आजकल। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि टीनेज प्रेगनेंसी होती क्या है बेसिकली। तो उसके बारे में देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्या होती है टीनेज प्रेगनेंसी। देखिए WHO ने क्या डेफिनेशन दी टीनेज प्रेगनेंसी की। इट इज़ डिफाइंड एज एनी प्रेगनेंसी फ्रॉम ए गर्ल हु इज़ 10 to 19 ईयर ऑफ एज, यानी कि कोई भी लड़की जो 10 से 19 साल की एज में है। द एज बीइंग डिफाइंड एज हर एज एट द टाइम द बेबी इज़ बोर्न। अगर कोई लड़की 10 से 19 साल की एज में है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस एज को अपन टीनेज प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये WHO के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन अपना यही था बेसिकली कि डेफिनेशन पूछी है टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी आल्सो नाउन एज। टीनेज प्रेगनेंसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है अपना। तो देखिए इसमें दिया गया है एडोलसेंट प्रेगनेंसीज। क्या, एडोलसेंट प्रेगनेंसीज। आपको पता होगा एडोलसेंट एज ग्रुप क्या होता है। बेसिकली अपन 12 to 19 मानते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जैसे WHO ने डिफाइन किया कि 10 से 19 साल की एज को अपन टीनेज प्रेगनेंसीज मान रहे हैं। तो 12 से 19 साल जो एडोलसेंट ग्रुप है, तो टीनेज प्रेगनेंसी को अपन एडोलसेंट प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू वी कंसिडर टीनेज प्रेगनेंसी एज हाई रिस्क और एट रिस्क प्रेगनेंसी। इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे टीनेज प्रेगनेंसी 10 से 19 साल की एज में, उसको अपन हाई रिस्क या फिर एट रिस्क क्यों मानते हैं, यानी कि खतरे की संभावना ज़्यादा क्यों होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू, किसकी वजह से, वोरियस एडवर्स मैटरनल एंड फेटल आउटकम्स। क्या होंगे, देखिए मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या आउटकम्स होंगे। जैसे कोई 10 साल से 19 साल की एज में टीनेज प्रेगनेंसी हो रही है तो मैटरनल पे तो क्या होगा, जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट पूरा प्रॉपर नहीं होगा, फिटल डेवलपमेंट में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और मैटरनल मदर को भी मतलब कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इस वजह से ये मैटरनल एज में मैटरनल रिस्की माना गया है, ठीक है। तो बेसिकली बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों माना गया है रिस्की, क्योंकि एडवर्स मैटरनल और फिटल आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन एडवर्स मैटरनल आउटकम्स ड्यू टू रिस्की टीनेज प्रेगनेंसी। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने डिस्कस किया कि किसकी वजह से इसको गलत माना गया है, तो ड्यू टू रिस्की टीनेज प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसका कोज क्या क्या है, एडवर्स मैटरनल आउटकम्स क्या क्या हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो किसके चांस रहते हैं, अबॉर्शन। जी हाँ, अबॉर्शन के चांस रहेंगे, ठीक है। ब्लड की कमी होती है मेनली टीनेज में, तो एनीमिया के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस एज में। किसके चांसेस रहेंगे, एनीमिया के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और देखिए हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो जाएंगे, बीपी इंक्रीज होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs हो सकते हैं, HIV एड्स वगैरह के चांसेस इस उम्र में ज़्यादा होते हैं। परप्यूरल सेप्सिस हो सकते हैं। और मेंटल इलनेस, यानी कि कम उम्र में इतनी समझ नहीं होती है, इसकी वजह से मेंटल कंडीशंस काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें बताएगी, तो A और B दोनों ऑप्शन इसमें राइट हैं। अबॉर्शन हो सकते हैं, एनीमिया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, STD, परप्यूरल सेप्सिस और मेंटल इलनेस इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन एडवर्स फीटल आउटकम्स ड्यू टू रिस्की टीनेज प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फीटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, इसमें देखिए क्या क्या एडवर्स फीटल आउटकम्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्री टर्म बर्थ, यानी कि टर्म बर्थ अपन कब मानते हैं, अबव 37 वीक्स।
तो देखिए अगर टीनेज में प्रेगनेंसी है तो बच्चा जो है 37 वीक से पहले डिलीवर होगा, उस वजह से अपन क्या मानेंगे, प्रीटर्म बर्थ। और लो बर्थ वेट का मतलब बिलो 2500 ग्राम अगर वेट है बच्चे का तो अपन मानेंगे लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। तो ये दोनों ही रिस्क होते हैं टीनेज प्रेगनेंसी में। स्टिल बर्थ भी होता है। स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ बच्चा वाइबल होने से पहले ही अगर यूट्रस में ही ख़त्म हो जाए तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। बर्थ एस्फाइक्सिया जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो बर्थ एस्फाइक्सिया होता है। बर्थ ट्रॉमा हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस। आरडीएस आपको पता होगा किसकी वजह से लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट होता है वो नहीं बन पाता, उसकी वजह से आरडीएस कोज होता है। तो आपको पता चल गया क्या क्या एडवर्स फिटल आउटकम्स आते हैं। तो देखिए प्रीटर्म बर्थ की बात की अपन ने, लो बर्थ वेट की बात की, स्टिल बर्थ की बात की, बर्थ एस्फाइक्सिया, बर्थ ट्रॉमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये सभी इसको कोज कर सकते हैं। तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेन कोज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। तो ये तो बात कर लिया अपन ने कि क्या क्या फिटल या फिर मैटरनल जो एडवर्स आउटकम हैं वो आएंगे। अब अपन बात करें कि टीनेज प्रेगनेंसी के कोज क्या हैं, बेसिकली किसकी वजह से हो रही है टीनेज प्रेगनेंसी, क्या क्या कारण हैं। देखिए एक तो अपने जो समाज में कल्चर एंड सोसाइटल प्रेशर है, यानी जो सामाजिक दबाव है, परिवार का, लोगों का, सभी का दबाव रहता है। डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन, एक क्या है, एजुकेशन की प्रॉपर पहुंच नहीं है, एजुकेशन की कमी की वजह से ये काम सारे हो रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है सेक्सुअल कोरिजन एंड रेप, इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लैक ऑफ गाइडेंस। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसके राइट होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी आर। कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं तो हैव नो पेरेंटिंग स्किल्स, क्योंकि आपको पता है जैसे टीनेज प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम इतनी समझ होती ही नहीं है, तो पेरेंटिंग स्किल्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो नो पेरेंटिंग स्किल्स ये बिल्कुल सही है। सेकंड है बी अनएम्प्लॉयड और लो पेड और हैव फाइनेंशियल प्रेशर। आपको पता है 10 से 19 साल की एज में ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से ना तो कोई रोज़गार होता है ना कोई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है, तो वो भी प्रेशर रहता है। लाइव इन पावर्टी, गरीबी में जीना, ये भी मेनली कोज होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नो पेरेंटिंग स्किल, लो पेड और हैव फाइनेंशियल प्रेशर और लाइव इन पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस विद टीनेज प्रेगनेंसी इन द एंटीनेटल पीरियड। अब मान लिया आपने कि टीनेज प्रेगनेंसी हो गई, एंटीनेटल चेकअप के लिए कोई आती है तो वहाँ पे क्या क्या अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। एक तो अनसेफ अबॉर्शन, ने पहले बात कर ली अपन ने। एक होती है पीआईएच। पीआईएच क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है बेसिकली ग्रेजुअली। और एनीमिया की बात की थी अपन ने, और एसटीआई और एचआईवी की अपन पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये सभी एंटीनेटल जो पीरियड होता है उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टीनेज प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। अभी थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने एम्स के बारे में डिस्कस किया, अब अपन लेबर एंड डिलीवरी में भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं टीनेज प्रेगनेंसी में। तो देखिए क्या है, प्रीटर्म बर्थ इज कॉमन, जो मैंने पहले बताया आपको कि बिलो 37 वीक अगर बर्थ हो रहा है बच्चे का तो प्रीटर्म बर्थ में माना जाता है। ठीक है। इन गर्ल्स अंडर 20 ईयर ऑफ एज ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर अकर्स इन यंग गर्ल बिलो 15 ईयर ऑफ एज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बर्थ कैनाल लीडिंग टू सिफेलोपोडिलिक डिस्टेंशन। ठीक है। प्रीटर्म बर्थ का क्या रीज़न बताया इन्होंने कि एक तो इमेच्योरिटी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है एक तो 15 साल से कम एज में, और बर्थ कैनाल भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। ये क्या बताया इन्होंने ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के टाइम हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए टीनेज प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इन पीएनसी पोस्टपार्टम पीरियड की बात करें। पोस्टपार्टम पीरियड बेसिकली अपन मानते हैं बिलो 42 वीक, क्या बिलो 42 वीक। उसमें क्या हो सकता है, उसमें देखिए एनीमिया हो सकता है,
प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है, इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, टू फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी ड्यू टू डिफिकल्टी इन टाइमली असेस और रिलायबल कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए पोस्टपार्टम पीरियड में क्या हो सकता है, वापस से प्रेगनेंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि टाइमली असेस नहीं हो पाएगा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है और एनीमिया और प्री एक्लैम्प्सिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबी इज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे अपन। मैं इंडिया की बात करूं तो अपने इंडिया में जो बर्थ वेट माना जाता है चाइल्ड का बेसिकली वो 2500 ग्राम से 3500 ग्राम के बीच में माना जाता है नॉर्मल वेट। ठीक है, अगर मैं 2500 ग्राम से कम की बात करूं तो उसको माना जाएगा लो बर्थ वेट बेबी। क्या? लो बर्थ वेट बेबी। अगर मैं 1500 ग्राम से कम वेट की बात करूं, कितना? 1500 ग्राम से कम, तो उसको माना जाएगा वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, वो क्या माना जाएगा? वेरी लो बर्थ वेट। और अगर इससे भी कम अपन बात करें, अगर 1000 ग्राम से कम बात करें तो वो माना जाएगा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा वेट बिलो 2500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द बेबी ऑफ टीनेज मदर। वापस से रिपीट होकर वही वो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो टीनेज मदर थी उसके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए लो बर्थ वेट अपने पढ़ लिया, पेरीनेटल एंड नियोनेटल मोर्टिलिटी, यानी कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होती है प्री मैच्योरिटी कंडीशंस में, ये आप सबको पता है। इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेज, ये कम क्यों होंगे? क्योंकि इतना एक्सपीरियंसेज या फिर जो भी मानो डेवलपमेंट वगैरह होता नहीं है टीनेज में, तो इनएडिक्वेट होगी चाइल्ड की केयर, प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, और ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेज कम होने की वजह से चाइल्ड या तो लो बर्थ वेट रहेगा या फिर अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू सोशल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। सोशल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। देखिए टीनेज प्रेगनेंसी गर्ल्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है। टीनेज प्रेगनेंसी अफेक्ट एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल, एजुकेशन तो अफेक्ट हो ही जाएगी। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ होगी। फैमिली का सपोर्ट भी नहीं रहेगा और एजुकेशन भी अफेक्टेड हो जाएगी। इसके साथ ही सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, यानी कि सामाजिक लगाव नहीं रहेगा, एक तरीके से समाज से दूरी बन जाएगी। सोशियो कल्चरली प्रेगनेंसी आउटसाइड द मैरिज बियर्स ए टेरिबल स्टिग्मा। ठीक है, व्हेन द गर्ल इज़ अनमैरिड, और अगर अनमैरिड एज में ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एक कलंक यानी स्टिग्मा बोलते हैं, जैसे कोई धब्बा लग जाना, उस तरीके में उसको देखा जाता है। तो मेंटल डिप्रेशन रहेगा, उसकी वजह से सारी चीज़ें होंगी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं बेसिकली, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रिवेंट टीनेज प्रेगनेंसी। अपन क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में टीनेज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? देखिए जैसे कोज बताए उसको ही अपन तो इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन को प्रॉपर दे सकते हैं, स्क्रीनिंग और काउंसलिंग कर सकते हैं, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं कि कम एज में शादी ना हो, इस तरीके का अपन हेल्थ टॉक कर सकते हैं। ठीक है, एक है एंगेजिंग टीनेजर्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पढ़ाई से अलग अपन कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उनमें दें, रिप्रोडक्शन वगैरह, तो काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएं। ठीक है, और मैरिड की सही एज और उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएं, तो ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ए और बी बोथ इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड ऑफ टीनेज मदर इज़ मोर लाइकली टू। जो टीनेज मदर का चाइल्ड होगा उसमें भी बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। देखिए लाइव इन पॉवर्टी, गरीबी में जीवन जीना पड़ सकता है। ग्रो अप विदाउट फादर, बिकम ए विक्टिम ऑफ नेग्लेक्ट और अब्यूज, ठीक है, समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। डू लेस वेल एट स्कूल, स्कूल गोइंग एज में भी वो स्कूल नहीं जा पाएगा। डू लेस वेल इन स्कूल, अब्यूज ड्रग एंड एल्कोहल,
ड्रग और अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर ऑफ टीनेजर ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। क्या क्या केयर करनी है अपने को, देखिए वो सभी केयर की जाती हैं जो नॉर्मली एएनसी चेकअप के दौरान की जाती हैं। तो अर्ली एंटीनेटल केयर अपन दे सकते हैं, डायग्नोज एंड ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, इम्प्रूव। एक बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एनीमिया कितने से कम में माना जाएगा प्रेग्नेंट वुमन में, तो बिलो 11 ग्राम पर DL। कितना? बिलो 11 ग्राम पर DL। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बिलो 11 ग्राम पर DL। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ टीनेजर, प्रिवेंट STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना है, और अपने को अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना है, जैसे मलेरिया वगैरह हो गई। मलेरिया में देखिए क्लोरोक्विनिन देते हैं अपन, क्लोरोक्विनिन एक ड्रग आती है क्लोरोक्विनिन। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में मलेरिया की कौन सी ड्रग प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि नहीं दी जाती, तो प्राइमिक्विनोन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। एक सेकेंड है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ टीनेजर। न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाएंगे ताकि एनीमिया वगैरह की दिक्कत ही ना आए। प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। तो बोथ A एंड B इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड। कौन कौन से स्टेप अपने को करने चाहिए जो रिस्क कम कर सके प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक तो जितनी जल्दी हो सके अपने को प्रीनेटल केयर देनी है। जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसी टाइम एक तो प्रीनेटल केयर देनी है। स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल, ड्रग्स एंड सिगरेट्स। एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट से दूरी बनाए रखनी है। टेक एडिक्वेट विटामिन एंड आयरन रिच फूड। आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी पीरियड में जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो कम से कम जैसे 3 मंथ हो जाते हैं तो 100 दिन के लिए आयरन, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम टेबलेट्स दी जाती हैं बेसिकली 100 दिन के लिए। ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करती हैं चाइल्ड में। ठीक है, टेक एडिक्वेट रेस्ट और इमोशनल सपोर्ट की भी फैमिली की आवश्यकता होती है। एक ऑप्शन है टेक एडिक्वेट विटामिन एंड आयरन रिच फूड, टेक एडिक्वेट रेस्ट, इमोशनल सपोर्ट। तो A और B बोथ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रानेटल केयर ऑफ टीनेजर मदर। इंट्रानेटल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लेबर के दौरान कौन सी अपने को केयर करनी है। देखिए, टीनेज मदर नीड्स स्किल्ड केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ टू रिड्यूस एंड मैनेज द अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। स्किल्ड केयर चाहिए, उसको खुद को इतना नॉलेज होता नहीं है तो बेसिकली वो अपने को बताना पड़ेगा, तो उसको चाहिए स्किल्ड केयर जिससे वो कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो सकें। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर को अपने को प्रिवेंट करना है प्रोलॉन्ग्ड लेबर होने से, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिएगी अपने को। ठीक है, तो ये A एंड B बोथ ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप पोस्टमार्टम केयर ऑफ टीनेजर मदर। पोस्टमार्टम यानी कि लेबर के बाद में क्या केयर करेंगे अपन, तो इंक्लूड प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया उससे कैसे बचाना है, ब्लीडिंग से कैसे बचाना है, इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, वो सब चीज़ें उसको बताएंगे और अपन अप्लाई करेंगे। एक है यूज कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंट मदर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक, 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ। ठीक है, एक्सक्लूसिव EBM रिकमेंडेड फॉर 6 मंथ। फैमिली काउंसलिंग इज वाइटल फॉर अनमैरिड मदर। ठीक है, तो ये बोथ A एंड B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विनिंग अपन स्टार्ट करते हैं 6 महीने से। ठीक है, और विनिंग के साथ अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट रखते हैं 2 साल तक, 2 ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यही था बेसिकली अपना आज का टॉपिक में। आज का अपना टॉपिक MCQ कंप्लीट होता है टीनेज प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। इन्हीं क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो एक बार अच्छे से इनको देख लीजिएगा। बहुत जल्द अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एक बार चैनल पर विजिट करना। और काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले गए हैं, CHO या ESIG हो या एम्स नॉर्सेट हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ डाले गए हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे आपके लिए।
एक बार चैनल पर अगर नए हो तो एक बार ज़रूर विजिट करना। तब तक ये अगले वीडियो फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।